हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज के इस सेशन में हम बात करेंगे असिस्टेंट ग्रेड 3 58/23 DSSB 2023 की वैकेंसी की तैयारी कैसे करें। थोड़े दिनों पहले हमने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, पर फॉर्म फिलिंग 17 तारीख से शुरू होगी, यानी कि 17 अगस्त, यानी कि आज के दिन से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म तो भरना शुरू हो गए हैं और मैंने उसके बारे में थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो अपने टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था कि किस किस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको कैटेगरी, अपना नाम और अपना पता फादर से, मतलब बेसिकली फॉर्म भरने की जिम्मेवारी पूरी पूरी आपकी है। आगे ये ना सोचना कि भाई उसमें करेक्शन का टाइम मिलेगा या फिर आगे कुछ और होगा, तो उस प्रक्रिया से ना गुजरो, उस टेंशन से ना गुजरो। फॉर्म फिलिंग ये आप लोग अपने शांति से खुद से भरो। अगर साइबर कैफे वाले से भरवा रहे हो तो वहाँ पे बैठ के भरवाओ, उसको कह के मत आ जाओ घर पे, तो सारे काम अपने ढंग से करवा लीजिए। अब बात करेंगे हम कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आपको पता ही है कि फॉर्म असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है, बहुत थोड़ी सी ही कहूँगा, ठीक ठाक भी कहाँ। उसके लिए हमने जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि 160 प्लस की तैयारी करनी है, तो आपको 160 प्लस से ज़्यादा नंबर अपना टारगेट बना के ही रखना होगा। पिछले 3 साढ़े 3 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है DSSB के साथ, इस चैनल के साथ, तो मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है वो सारा आपके साथ शेयर करूँगा। खुद कैसे मैंने तैयारी करी हुई है, कैसे मैंने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट में SSC DSSB सभी में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करा हुआ, वो आप लोगों को तैयारी बताऊँगा कि कैसे करनी चाहिए आप लोगों को भी तैयारी। तो उसी तरीके से आप लोगों के 160 प्लस का अपना टारगेट बना के तैयार करना है। तो स्टार्ट करेंगे ये सेशन। एक एक डिटेल पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि वैकेंसीज हमारे पास ज़्यादा नहीं है, टोटल 39 वैकेंसीज हैं, बट स्टिल कुछ तो वैकेंसी है, हमें फाइट तो करना ही है जितने भी हो सके। आप ये ना सोचिए कि भाई इसमें क्या होगा, आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द फॉर्म फिलिंग, जितना भी ये टाइम पीरियड होता है उसके बाद लाखों में कैंडिडेट होंगे। तो आप ये देखिए कि लाखों में लोग हैं, बट फिर वैकेंसी 39 है, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसे लोग हैं जो ये क्रैक करेंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे और वैकेंसी लेके जाएंगे, पोस्ट लेके जाएंगे। तो क्यों ना वो लोग आप ही हों, तो इस तरीके का आप ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जाम पैटर्न की पहले मैं बात कर लेता हूँ। 5 सब्जेक्ट आते हैं आप लोगों के: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पे खास हिंदी लैंग्वेज हो जाता है, क्योंकि बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं, हमारे SSC का एग्जाम हो या फिर हमारे रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी अगर दूसरा एग्जाम हो, तो उसमें हिंदी नहीं आती है। स्टेट एग्जाम्स में ही हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी पे आपको खास तौर पर ध्यान देना है। सभी के आप लोगों के पास 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल मिला के आप लोगों के पास यहाँ पे 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन नहीं होता, OMR नहीं होता, सेक्शनल स्विच नहीं होता। खास एक DSSB का ये है, अगर आपने आज तक कोई एग्जाम दिया है, जैसे कि अगर आप SSC की बात करें या फिर KVS की बात करें, तो आपको मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 क्वेश्चन पूरे दिख जाते हैं, सेक्शन डिवाइड कर दिए जाते हैं। पर आप चाहें तो पहले रीजनिंग कर लीजिए, उसके बाद मैथ्स कर लीजिए, या फिर आपका रीजनिंग में कुछ छूट गया तो आप रीजनिंग छोड़ के मैथ्स पे चले जाइए। ऐसा यहाँ पे नहीं होता, आप लोगों के सेक्शन खुलते जाते हैं, वो सेक्शन सबमिट करने के बाद ही आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। इस चीज़ को देखना है कि भाई कैसे होता है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सीधा जाना है www.plusminusedu.com पर। वहाँ पे आपको कोई भी DSSB का कोई भी मॉक टेस्ट, ये मत देखना कि असिस्टेंट ग्रेड 3 का है या नहीं है, कोई भी एक मॉक टेस्ट उठा के, जो फ्री है, वहाँ पे फ्री भी मिलेंगे, तो फ्री मॉक टेस्ट उठा के देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसे, सेक्शन स्विच वाली जो चीज़ कह रहा हूँ वो कैसे होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री मॉक अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये 20-20 के 2 सेक्शन बन के आएंगे आप लोगों के। पहला 20 क्वेश्चन का सेक्शन होगा, इसको आप लोग जब सबमिट कर दोगे तभी नेक्स्ट 20 क्वेश्चन दिखेंगे, और एक बार सबमिट करने के बाद वापस आप लोग उस सेक्शन पर नहीं जा सकोगे। ऐसे ही जीके के भी, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, हिंदी के, सभी के भी 20-20 क्वेश्चन एक बार में दिखेंगे। उन 20 क्वेश्चंस में आप आगे पीछे कर सकते हो, पर आप एक बार सेक्शन सबमिट करने के बाद दोबारा नहीं जा सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही इस एग्ज़ाम को टफ बनाती है, और कुछ टफ नहीं बनाता। क्योंकि होता क्या है, हम स्टार्टिंग में हम सोचते हैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लेते हैं, फिर टाइम कम लगा लेते हैं कि बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप लोगों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का, और टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को मॉक टेस्ट ही दिलवाएगा, उसी की ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। आपका सिलेबस पूरा जितना भी होता है, आपको आज से ही यूँ मान के चलना चाहिए कि भाई 1 महीने तक आप लोगों को हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट जरूर देना है। उसके बाद 1 महीने के बाद आपको हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट देने होंगे, ठीक है। चलिए ये एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। अब टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के सामने चलूंगा, और एक खास यहाँ पे चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि
हम जनरली बेसिकली जितने भी हमारे जो स्ट्रेटेजी वीडियोस होती हैं या फिर कोई कि भाई तैयारी कैसे करें, तो उसमें ना बेसिकली हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम जितने भी टीचर्स होते हैं ना हम जैसे, तो वो क्या करते हैं, वो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और बोलते हैं कि भाई इस टॉपिक को ऐसे ऐसे पढ़ लो, तो उस हिसाब से ये सिलेबस है, इस हिसाब से अपनी अपनी तैयारी करो। तो सिलेबस डिस्कस करना अच्छी चीज़ होती है। मैं भी ऐसे ही करता था पहले कि भाई सिलेबस बताता था कि ऐसे ऐसे तैयारी कर लो, ज़्यादा मैं कर लेता था तो ये बता देता कि इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे दो, इस पे नहीं। तो अब मैंने थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज़ करा कि भाई सिलेबस तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ मैं। सिलेबस से तो कुछ ऐसा खास वीडियो बनाने का मकसद पूरा नहीं होता। सिलेबस तो ऑलरेडी मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप और ऐप और वेबसाइट पर सब जगह डाल ही दूंगा। यहाँ पे मैं क्या खास बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोगों को फॉलो करनी है, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बेनिफिट देगा। तो फॉलो क्या करना है आप लोगों को, सिलेबस की मैं बाद में बात करूँगा, पहले फॉलो जो करना है वो यही चीज़ करनी है। मान लीजिए आपने रीजनिंग का ही एक टॉपिक उठा लिया, एनालॉजी उठा लिया, तो आपने पहले दिन आपने एनालॉजी पढ़ा, ठीक है। अब बेसिकली बच्चा क्या करता है कि एनालॉजी पढ़ लिया, उसके 30 से 40 क्वेश्चन लगा लिए, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। सेकंड डे मान लीजिए 2 दिन लगा दीजिए, यहाँ पे तीसरे दिन सेकंड चैप्टर उठा लेगा, कोडिंग डिकोडिंग उठा लेगा। अब वो यहाँ पे फिर से 30-40 क्वेश्चन लगा लेगा, 2-3 दिन लगा देगा, फिर थर्ड चैप्टर पे आ जाएगा। क्या होता है कि एनालॉजी जो पहले पढ़ा था ना वो निकल जाता है दिमाग से, कोडिंग डिकोडिंग वाली जो चीज़ होती है वो निकल जाती है दिमाग से। अब रैंकिंग ऑर्डर पे आता है, वेन डायग्राम पे आता है, तो पीछे डायरेक्शन डिस्टेंस वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपके शैडो कॉन्सेप्ट होता है या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस में ही आ जाता है वो भी। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से ना स्किप होती चली जाती है। रीजनिंग बहुत टफ नहीं होती है, मैथ्स भी बहुत टफ नहीं है, यहाँ पे सिलेबस बहुत इजी है, बट आपको तैयारी कैसे करनी है, फॉलो कैसे करना है, वो यही करना है कि आप कोई भी चैप्टर उठाओगे, जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर कर लिया, किसी भी चैप्टर का, मैथ्स की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली, कि एक चैप्टर कर लिया, एक चैप्टर के आपने 50 क्वेश्चन पूरे कर दिए, आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जब नेक्स्ट चैप्टर उठाओगे नेक्स्ट डे, तो पहले क्या करोगे, ये चैप्टर उठाने से पहले पहले वाले चैप्टर के 5 क्वेश्चन लगाओगे, बस सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन लगाने हैं आपको पहले वाले क्वेश्चन के। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे लर्निंग करोगे, ठीक है। लर्निंग के साथ साथ फिर यहाँ पे आपके 30 से 50 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के करोगे। थर्ड चैप्टर जब आप आ जाओगे, जब यहाँ पे थर्ड चैप्टर पे आने का मतलब है जब आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके होंगे सेकंड चैप्टर के प्रैक्टिस के रूप में। जो आपने वीडियोस वगैरह में देखा वो क्वेश्चंस काउंट नहीं होंगे, जो आप बुक उठा के प्रैक्टिस करोगे वो क्वेश्चन काउंट होंगे। जब आप ये कर लोगे, थर्ड चैप्टर पे आओगे, तो आपको क्या करना है भाई, पहले चैप्टर के 5 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे चैप्टर के भी 5 क्वेश्चन करने। इस तरीके से ना आपका कोई भी टॉपिक खत्म नहीं होगा। आप ये सोचोगे कि भाई डेली के ना मेरा टाइम बढ़ता जाएगा, ऐसे मान लो मैं 20वें चैप्टर पे हूँ तो पहले मेरे को पहले 19 चैप्टर के 5 क्वेश्चन करने होंगे, हाँ तभी आपका सिलेक्शन होगा। यही एक तरीका है, असल तरीका है अपने आप को हर टॉपिक से हमेशा फ्रेश रखने का। कोई ऐसा 30 मार्क का नहीं है कि भाई एक बार पढ़ेगा और एग्जाम में सीधा चला जाएगा, उसको सारे टॉपिक याद रह जाएंगे, कितना ही टॉपर हो कितना ही कुछ हो, वो ऐसा नहीं करेगा, वो रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो आपको यही करना है कि कोई भी एक टॉपिक खत्म हो तो उसके आप लोगों को 50 से 60 क्वेश्चन लगाने हैं, फिर उसके बाद रोज सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको डेली के करने हैं। चाहे आप नेक्स्ट चैप्टर शुरू करो चाहे ना करो, पहले वाले चैप्टर के 5 क्वेश्चन आप जरूर करोगे डेली। अगर ये आप लोग गांठ बांध लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात आप लोग जरूर फॉलो करना, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई जीके का जो हमारा रीजनिंग का हमारा जनरल इंटेलिजेंस का जो हमारा सिलेबस रहता है वो क्या रहता है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं। तो रैंकिंग ऑर्डर में कॉन्सेप्ट है लेफ्ट प्लस राइट -1, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आजकल, ये हॉट टॉपिक बन चुका है आजकल। एसएससी में भी, DSSB में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक आते हैं, तो ये हॉट टॉपिक बन चुका है मैथमेटिकल ऑपरेशन। वेन डायग्राम का इजी क्वेश्चन आ जाता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाते हैं मैक्सिमम। ब्लड रिलेशन ये भी हॉट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कोडेड ब्लड रिलेशन भी देखने को मिल जाता है। डायरेक्शन डिस्टेंस में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है तो थोड़ा टफ बना देता है, क्योंकि बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते हैं। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, आप कहीं से भी पढ़ें, बेसिकली मेरा मतलब ये कहने का है कि आप पूरा पढ़ें। सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स इन टॉपिक्स को जनरली छोड़ के जाता है, पर DSSB में बहुत ईजी आती हैं ये, बैंकिंग लेवल पे ना जाएं, बहुत ज़्यादा ईजी आती हैं।
एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, तो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, दिखने में बड़ी लगती है, बट DSSS भी एक क्वेश्चन, एक पजल पे एक ही क्वेश्चन पूछता है, तो वो हाई फाई नहीं पूछता, बहुत ईजी पूछता है, तो इसको आप लोग छोड़ना नहीं है। आप बैंकिंग लेवल पे ना करें। बैंकिंग में अगर कोई पढ़ा रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे उस सर से पढ़ना चाहिए, वैसे तो मैंने कवर करवाया हुआ है, पर किसी भी सर से आप पढ़े, किसी भी मैडम से आप पढ़े, और अगर वो बैंकिंग का पढ़ा रही है, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे तो वो हाई लेवल पढ़ाएंगे, पर उनकी पहली दूसरी क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि वो स्टार्टिंग बेसिक से कर रहे होंगे, तो बेसिक बेसिक आपको यहाँ से ये चीज़ें पढ़ के चलनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहती हैं, आएंगी जरूर। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये वाली तो ये वाला तो टॉपिक आना ही आना है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन होगा, एम्बेडेड फिगर होगा, क्यूब डाइस में ये वाला जो क्यूब्स हैं, डाइस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं ये, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, इनमें ट्रिक्स लगती हैं। पेपर फोल्डिंग में जनरल आईक्यू लगता है आप लोगों का, किस तरीके से आप देख रहे हैं। एम्बेडेड में कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में ट्रिक्स है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में इसमें ट्रिक्स लगती है, तो ये ट्रिक्स आपको याद करनी होंगी। क्यूब्स डाइज में कॉन्सेप्ट लगता है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, सारी चीज़ें। स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वही है बेसिकली, कहने का मतलब वही है, मैं फिर से उसी फॉर्मेट में आ गया हूँ कि सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, बट आप लोगों को फॉलो वही करना है जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, फॉलो वही करना है कि भाई एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट पे जब जाएंगे तो इसके 5 क्वेश्चन जरूर से जरूर करेंगे, चाहे उस दिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर शुरू भी नहीं कर रहे हो, पर पुराने जितने चैप्टर कवर करे हैं आपने वो फॉलो करे ही हैं। ये आप लोगों को रीजनिंग में भी फॉलो करना है, ये आप लोगों को मैथ्स में भी फॉलो करना है, ये आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में भी फॉलो करना है। रही बात जीके की, जीके जब आएगा उसके बाद मैं जरूर करूँगा। ठीक है, ये रहा अपना मैथ्स का सिलेबस। देखिए बहुत बेसिक है, अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ्स नहीं होता है यहाँ पे, तो जितने भी हमारे साथी एसएससी वाले हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जनरली एसएससी जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका अर्थमेटिक पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। एडवांस मैथ्स में वो थोड़े से डरते हैं चीज़ों से, हमारे जो ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। अर्थमेटिक है, सिंपल है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे अब देखिए इजी सिलेबस है, तो कहाँ पे आपको दिक्कत पैदा होगी, वो आएगी आपकी कैलकुलेशन में। ठीक है, कैलकुलेशन में कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो आप लोगों को मैथ्स में जो रामबाण चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो फॉलो करनी है वो फॉलो करनी है, वो वाला तो करना ही है कि भाई नंबर सिस्टम कर लिया, 50 क्वेश्चन कर लिए, अब एचसीएफ एलसीएम पे आओगे जब, नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन जरूर करोगे। ये 5 क्वेश्चन यहाँ तक डेली होने चाहिए जब तक डीआई नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, रोज होने चाहिए ये 5, इसके 5 क्वेश्चन, फिर एचसीएफ एलसीएम के भी 5, फिर सिंप्लीफिकेशन, ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को रोज डेली करने हैं। बट इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, डेली हाफ आवर कैलकुलेशन प्रैक्टिस जरूर करनी है डेली। जिस दिन, आज से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आज से लेकर जिस दिन आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले तक आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डेली करना है। बहुत बोरिंग होता है, मैथ्स का सबसे बोरिंग पार्ट ही कैलकुलेशन प्रैक्टिस होता है। और आप लोगों ने बहुत बार ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जो इंसान बोरिंग काम कर जाता है उसकी जो सफलता है वो उतनी ही एक्साइटिंग होती है, उतनी ही उसकी सफलता फलदायक होती है। तो आप लोगों को भी यही ध्यान देना है कि कैलकुलेशन आपको डेली करनी है। आज से लेकर जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन तक हाफ आवर, आधा घंटा डेली का कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में आप लोगों को पता ही है क्या करना है। कैलकुलेशन आप स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग के 20 से 25 दिन तो आप कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे कि भाई आपने टेबल्स का अपना देख लिया, किस तरीके से आपको टेबल्स याद हैं, कितने कितने नहीं हैं, स्क्वायर रूट देख लिए, क्यूब रूट देख लिए, आपने प्राइम नंबर देख लिया। प्राइम नंबर जरूर याद कर लेना भाई, 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो जरूर याद करना। प्राइम नंबर कितने आते हैं, कौन कौन से, वो सारी चीज़ें याद कर ली। स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, 1 से लेकर 1000, मतलब वो एक जो ट्रिक्स आप लोगों ने देखी होगी ना यूट्यूब पे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालें, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। आप लोगों के स्क्वायर आप लोगों को 30 तक याद होने चाहिए, क्यूब आप लोगों को 20 से 25 तक याद होनी चाहिए। तो ये आप लोग 20 से 25 दिन ये करोगे, आप फॉलो करोगे। अब इतना होने के बाद ना, अब बोलोगे कि भाई आपने तो बोला कि एग्जाम जब तक हो तब तक करना है, उसके बाद ना आप ये सब छोड़ दोगे। ठीक है, ये सब छोड़ दोगे, ये क्योंकि अब बहुत हो गया होगा, 25 दिनों तक ये कर लिया होगा। अब 25 दिनों के बाद ना आप लोगों को एक चैप्टर है, आप लोगों का वो एक चैप्टर है, क्या है, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन। इसके क्वेश्चन लगाने हाफ आवर डेली,
क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन में हर तरीके के आप लोगों की मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगी। हाफ आवर डेली आप लोगों को इस चैप्टर को फॉलो करना है, ठीक है। और ये आप लोगों का लेवल आपको बढ़ाते जाना है कि आप लोग एसएससी की लेवल के कर रहे हो, बैंक लेवल का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन का दिखेगा तो आप लोगों को वो करना ही करना है आधे घंटे डेली। बुक्स की अगर मैं बात करूं तो बुक्स के लिए आप कोई भी एसएससी लेवल की बुक फॉलो कर सकते हो मैथ्स और रीजनिंग के लिए। एसएससी की जैसे राकेश यादव सर की बुक है, या फिर आपकी अरिहंत की बुक है, या फिर आप किरण पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की बुक है, राकेश यादव सर की बुक है, और प्लेन कोई भी बुक, जैसे आजकल तो बहुत भी अलग अलग बुक आ गई हैं, तो उसमें आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ अपने जो चैप्टर्स आपके यहाँ पे है ना वही फॉलो करने हैं, एडवांस मैथ्स पे नहीं जाना है। कई बार क्या पूछा गया, सम रिसेंटली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा, जब आपके ये 14 टॉपिक हो जाएंगे तब उसके बाद आप लोग इन टॉपिक्स पे भी थोड़ा बहुत नज़र डाल लेंगे। इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस पढ़ लेना है। आप लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बहुत ईजी आएगा, कर लोगे आप लोग आराम से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे SICI पे खास तौर पर ध्यान देना और प्रॉफिट एंड लॉस पर खास तौर पर ध्यान देना। परसेंटेज करोगे तो बाकी के सारे चैप्टर आप लोगों के हो जाएंगे, जैसे कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपका एक जो आता है इसमें वोट्स वाला हो गया, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन जो होता है वो भी आपका परसेंटेज में ही कवर हो जाएगा। बहुत इजी है, पर आपको ध्यान यही देना है कि बुक्स मैंने आपको बता दी है, कोई भी बुक ले सकते हो एसएससी लेवल की, पर आपको चैप्टर यही फॉलो करने हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 12 महीने से लेकर 18 महीने तक पिछली करंट अफेयर्स फॉलो करनी है। हिस्ट्री रिपीटेड आती है, पॉलिटी रिपीटेड आती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ रिपीटेड आते हैं, तो यानी कि यहाँ से पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करने हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि कामयाबी सीरीज़ हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो जीके की भी स्टार्ट मैं कर दूं, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी की स्टार्ट हो चुकी है, वैसे ही जीके की भी कामयाबी सीरीज़ में स्टार्ट कर दूं, जिससे आपका जीके स्ट्रांग हो जाएगा। स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, यहाँ पे जो आर्ट एंड क्राफ्ट में ये जैसे बात करेंगे तो कुछ और जो टॉपिक्स होते हैं वो हम तो होते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, फेस्टिवल्स, डांस, म्यूज़िक, ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट हैं, ये आएंगे ही आएंगे। एक मैंने पीडीएफ डाली हुई है, 500 प्लस क्वेश्चन है उसमें, जो प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन है उसको भी आप लोग चैप्टर वाइज डाली हुई है मैंने, जैसे हिस्ट्री के डाले हुए हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, तो ये पूरी कंपाइल्ड पीडीएफ डाली हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। और वो मॉक फॉर्मेट में डाली हुई है कि भाई क्वेश्चन है उसके बाद आंसर की अलग से और उसके बाद सॉल्यूशन भी अलग से है, तो आप लोग जैसे हिस्ट्री पढ़ ली तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं तो वहाँ से आप लोग लगा सकते हो, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जीके के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखना है कि आप लोग प्रीवियस ईयर के तो साथ साथ अपने जो करंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोई भी हो, जैसे एसएससी का हो और जहाँ पे भी जीके आ रही है, जैसे एसएससी का या फिर कोई भी और एग्ज़ाम हो रहा है, तो वहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका जीके का, वही आप लोग याद करोगे। बट ये रिपीटेड ज़रूर आती है, क्वेश्चन सिमिलर आते हैं, आप लोग पढ़िए, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती है। हिंदी इसलिए रोल प्ले करती है क्योंकि मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट है ये, मोस्ट इग्नोर्ड। मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि हाँ हमारे चैनल पे अगर आप देखेंगे तो मैथ्स की वीडियो पे व्यूज़ आ जाते हैं, रीजनिंग पे आ जाते हैं, हिंदी पे नहीं आते उतने। क्यों नहीं आते? बोरिंग लगता है, 10वीं के बाद फिर कभी पढ़ी नहीं है हिंदी, तो इसलिए आप लोगों को चीज़ें याद भी नहीं है, मन भी नहीं करता, और बाकी एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, तो इसलिए यहाँ पे भी पढ़ने का मन नहीं करता है। पर यही आप लोगों को 40 नंबर दिलाएगी, तो 40 नंबर बहुत होते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 20 नंबर पे अटक जाते हैं तो आप लोगों से ज़्यादा कितने बच्चे बढ़ जाएंगे, आप लोग ये समझिए और जानिए। वाईडी सर आप लोगों को एक एक टॉपिक यहाँ पे सारे टॉपिक क्लियर करवा देंगे। वाईडी सर का एक स्पेशल हिंदी का बैच आने वाला है, स्पेशल हिंदी का एक पूरा कोर्स आने वाला है जिसमें सारे के सारे टॉपिक आएंगे। इस बार छंद और अलंकार ये नए टॉपिक हैं, न्यू टॉपिक्स हैं, जो अभी हमने पीछे जो एग्ज़ाम हुए थे 2023 में उसमें देखा था, तो छंद और अलंकार को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। वाईडी सर इनको भी कवर करवाएंगे। तत्सम तद्भव हो, देशज विदेशी हो, और हमारे यहाँ पे जो वो होते हैं ना पूर्ण विराम, विराम चिन्ह अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो देखिए, विराम चिन्ह अगर नहीं लिखा हुआ तो विराम चिन्ह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ ये लिखा हुआ है विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं।
संधि तो एवरग्रीन टॉपिक है, संधि के तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कारक के भी क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते ही आती हैं। वर्णमाला के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आते तो सभी के क्वेश्चन है। मैं उन टॉपिक्स का बता रहा हूँ जिसपे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये तो आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को पक्का ही मिलेंगे। तो सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी ही करनी है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वोकैब, और वोकैब के साथ साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर से बेटर यहाँ पे कोई भी रेफरेंस बुक या फिर कोई भी आपको प्रैक्टिस मटेरियल नहीं मिलेगा, जितने भी एग्जाम हो। अब यहाँ पे ना आप लोगों को ना चूज ही नहीं होना है कि भाई मैं तो असिस्टेंट ग्रेड 3 का ही एग्जाम देखूंगा, DSSB का पहले कभी हुआ नहीं भाई। आप कोई भी देखो, LDC का देखो, TGT का एग्ज़ाम देखो, PGT का एग्ज़ाम देखो, कोई भी एग्ज़ाम देखो, क्योंकि उनके सब में आप लोगों को ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे DSSB के सभी एग्ज़ाम्स में। तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसको उठा के आप लोग देखिए, आप लोगों की प्रैक्टिस उसी हिसाब से करिए जिस हिसाब से आपका पुराना है। इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की मैम की जो बुक है वो करिए आप लोग, बिल्कुल A to Z वो कर लीजिए। नीतू सिंह मैम के जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं उनको भी देख लीजिए, तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। साथ साथ आप लोग रीडिंग पे ध्यान दीजिए, बहुत से क्वेश्चन तो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग रीडिंग से ही इंप्रूव हो जाते हैं। हिंदी के लिए मैंने बता ही दिया है सिलेबस क्या है। बुक हिंदी की मैं बुक बता देता हूँ। बुक है आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक है हिंदी की, अच्छी बुक है। और एक और बुक है हिंदी के लिए, अरिहंत की बुक है, सामान्य हिंदी। और राजस्थान के जितने भी जो बुक होती हैं राजस्थान हिंदी की जो बुक्स होती हैं वो भी अच्छी बुक होती हैं। आप लोगों के न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अगर आप मैथ्स में भी देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको कि 2 स्टेटमेंट दे दी गई हैं और उस स्टेटमेंट को यूँ मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, दोनों मिलते जुलते भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उनके ऑप्शन आ जाते हैं ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, बोथ करेक्ट, नन ऑफ दिस करेक्ट। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगेन आप लोगों को टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इसी में स्टेटमेंट में नेगेटिव बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो नॉट वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं नेगेटिव भी आ जाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है तो कैलकुलेटिव बनाएंगे। उसको टफ बनाने के लिए आप लोगों को कैलकुलेशन पे खास तौर पर ध्यान देना है। सिलेबस के साथ साथ मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो भी बता दी कि भाई क्या फॉलो करना है, क्योंकि सिलेबस तो जनरली आप लोगों को मिल ही जाता है, तो फॉलो करने वाली जो चीज़ है वो मैंने बता दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, वो मत पूछना, जो भी नोटिफिकेशन में गिवन है वही एलिजिबिलिटी है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आप लोग ये जानना चाहें कि मैथ्स का ये टॉपिक कैसे करना है, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। या फिर टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। इस पूरी PDF को आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों से जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक के साथ, अलग अलग वीडियोस के साथ, साथ साथ पूरा कंप्लीट सिलेबस भी हम करवाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल पे बहुत ही जल्द एक बेहतरीन असिस्टेंट ग्रेड 3 का कोर्स आने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।